ऑलराइट, सो आज टी एक्सपोर्ट से स्टार्ट करना था। सो अभी रिसेंटली इंडिया का जो टी एक्सपोर्ट था यूरोपियन यूनियन को, उसको अ, एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था यूरोपियन यूनियन ने, एक केमिकल के प्रेजेंस की वजह से। तो वो केमिकल का क्या नाम था? क्या सर? क्या पुट किया सर क्वेश्चन? एक केमिकल की वजह से इंडिया का जो टी एक्सपोर्ट था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो वो उस केमिकल का नाम बता सकते हो जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्ट किया गया क्विनोन। हाँ सर, था? हाँ, क्विनोन। राइट। नॉन ऐसा करके था। मेरा ऐसा ऑडियो ठीक है? सबको ऑडियो ठीक आ रहा है ना? हाँ, आपका ऑडियो हाँ, सही है, मेरे उसमें अभी इश्यूज चल रहा है शायद। ऑलराइट, तो ये था एंथ्रा क्विनोन। और इसके रिगार्डिंग एक नॉन, कल हमने डिस्कस किए भी थे फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है? तो उनमें से ही एक ये प्रोविजन यूज करके इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया था। सो इंडिया का इस पे काउंटर क्या था? क्या इंडिया ने काउंटर किया था इस चीज को? हाँ, तो इंडिया ने क्या ये रिस्पॉन्स था इंडिया नेचुरली का? पाया जाता है ना टी में, यही ना? क्या काउंटर मतलब? हाँ, मतलब वो एग्जैक्टली वो नेचुरली पाया जाता है। इसके अलावा वो कुछ पेंट वगैरह में डाला जाता है तो वो बर्ड्स रिपेलेंट होता है, ठीक है? सो वो चीज थोड़ा सा देख लेना। और ये बता दो कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो कौन फोर्थ है? फोर्थ लार्जेस्ट है ना? चाइना है। करेक्ट। हम्म। ये सो बाकी ऑर्डर बता दो। केन्या, चाइना, श्रीलंका। तो केन्या, चाइना, श्रीलंका हम लोगों से आ गया, तो देख लेना उस चीज को, ठीक है? एंड इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्थोडॉक्स वैरायटी ऑफ टी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सिटी से ना, टेर कर्ल। हाँ, मतलब दोनों का ही है। क्रश टीयर कर्ल जो है, जो यूजुअली हम गोल गोल देखते हैं ना, दाने बन के आते हैं उनके टी के। तो वो भी प्रोड्यूस करता है, और ऑर्थोडॉक्स वैरायटी ऑफ टी जिसमें वो टी लीव्स होती हैं, ठीक है? तो वो चीज इम्पोर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन लेकिन है किसी का हम्म। ओवर 80% ऑफ टी प्रोडक्शन, मतलब वो सिटी से ही आता है। अच्छा। हम्म। सही है। कोई जीआई टैग भी है क्या टी को? दार्जिलिंग टी फर्स्ट जीआई। हम्म। सो वो चीज सही है। आप टी का वो बता सकते हो कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है इसको? तो बता सकते हो टी को क्लाइमेट कैसे चाहिए होता है? एग्रीकल्चर बेस्ड ह्यूमिडिटी, क्वेश्चन है थोड़ा। प्रेसिपिटेशन अबव 200, टेम्परेचर 25 से अबव। पता नहीं हाँ, वो। हाँ तो टी को ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल मतलब वही ह्यूमिड और हॉट वाला क्लाइमेट थोड़ा चलता है। टेम्परेचर का रेंज तो अकॉर्डिंगली 20 to 30 हो सकता है, ठीक है? और रेनफॉल उसे अच्छा चाहिए। रेनफॉल इट रिक्वायर्स अराउंड 150 to 300 सेंटीमीटर, ठीक है? एनुअल रेनफॉल। और सॉइल जो है इसको थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिक चाहिए। और बाकी थोड़ा ये होता है कि शेड की जरूरत होती है इसको, ठीक है? तो मेजरली वही है। एंड मोस्टली ये जो वेदर है असम वगैरह में अच्छा मिलता है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने वो जब लेके आए थे, तो इंडिया इंडिया का ये असम वाला जो रीजन है उसको चूज किया था, ठीक है? और तो क्या है यार। हम्म। जीआई प्रोडक्ट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट, ट्रू फॉल्स? ट्रिप्स। करेक्ट। ठीक है। सो आई थिंक इस पे तो सारे पॉइंट्स कवर हो ही गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं।
सो नेक्स्ट वाज ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक वाज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो कोई डिफाइन कर सकता है क्या होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी? नॉन रेसिडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हाँ That's any मतलब different? हाँ, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है? मतलब कन्वर्टिबिलिटी सिंपल बोले तो वो एक डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी में फुली कन्वर्टेबल है कि नहीं है। मतलब आप लेट से 100 रुपीज दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक सर्टेन अमाउंट में डॉलर्स पूरी तरीके से मिल पा रहे कि नहीं मिल पा रहे, तो वो कन्वर्टिबिलिटी है सिंपली। सो फिर हम हमारे जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, वो दोनों डिस्टिंक्ट है। तो करंट के अंदर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है वो चलती है, लेकिन कैपिटल के अंदर नहीं है, ठीक है। मतलब लिमिटेड है, नॉट इंटायरली कन्वर्टिबल। कोई लिमिट बता सकता है कितनी है? 750 750। क्या आगे? बिलियन प्लस। बिलियन नहीं है, मिलियन है। मिलियन। तो 750 मिलियन यूएस डॉलर्स है, ठीक है। तो उतना आप जो है पैसा कोई कैपिटल अकाउंट है तो उसके अंदर भेज वगैरह सकते हो, ठीक है। तो वो चीज लिमिट याद रखना। और इससे रिलेटेड दो कमिटीज हैं, उनके नाम बता सकते हो? तारापुर कमेटी, 97 वाली और 2006 वाली। मतलब दोनों बार कमिटी के हेड वो तारापुर ही थे, उन्हीं के नाम से वो कमिटी है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? सो रिसेंटली नॉन रेजिडेंट जो लोग हैं उनको इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि वो G6 में पैसा लगा सकते हैं, या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया के अंदर जो G6 है उनमें पैसा लगा सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का क्या नाम रखा गया है? ये एक्सेसिबल रूट। हाँ, तो फुली एक्सेसिबल रूट जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया के अंदर G6 के अंदर पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज याद रखें। एंड एक रिसेंटली आरबीआई ने कुछ बैंक्स को अलाउ किया है कि वो नॉन कन्वर्टेबल फॉरवर्ड ट्रेड जो रुपी मार्केट है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसमें डील कर सकते हैं। तो कोई बता सकता है नॉन कन्वर्टेबल फॉरवर्ड जो है वो है क्या? हम्म नॉन कन्वर्टेबल है, नॉन डिलीवरेबल है। नहीं, नॉन कन्वर्टेबल है। सो ये जिसमें ट्रेड नॉन कन्वर्टेबल करेंसीज में होती है और सेट कन्वर्टेबल करेंसी। नहीं, फॉरवर्ड मार्केट में आप वो नहीं कर सकते हो, पर हाँ। सो बेसिकली इसमें क्या है कि एनडीएफ जो है एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया था डेरिवेटिव क्या होता है, कि कोई अंडरलाइंग एसेट होता है उसके ऊपर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बना के रखते हो, ठीक है। सो उस जो अंडरलाइंग एसेट है उससे उसका वैल्यू डिराइव होता है, तो उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। सो ये एनडीएफ जो है ये एक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके अंदर आप ये चीज बोलते हो कि ऐसी कोई करेंसी जो कि नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है, आप उसके अंदर ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट की बात आती है तो वहां पे हम कन्वर्टेबल करेंसी में करेंगे, ठीक है। मतलब कन्वर्टेबल कोई करेंसी उससे सेटल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। सो ये चीज है। सो अभी ये अलाउ उनको किया गया है जो बैंक्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में अपना अपना बैंकिंग यूनिट्स खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स से इंडिया का कोई बैंक है, लेट्स से एसबीआई है, वो दुबई का कोई आईएफएससी है, वहां पे अपनी ब्रांच खोल के बैठा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे वो जिस रुपी पूरी तरह कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। सो वो ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो वो या ये एनडीएफ जो है वो उस टाइप का कर ले, नॉन कन्वर्टेबल फॉरवर्ड मार्केट का इंस्ट्रूमेंट यूज कर ले और रुपये में वो कर ले, और फिर जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो या जब कॉन्ट्रैक्ट सेटल करने की बात आती है तो वो डॉलर में पे कर सकता है, ठीक है।
ये था। तो कंडीशन क्या रखी है आरबीआई ने, सिर्फ वही बैंक्स कर सकते हैं जिनका के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में बैंकिंग यूनिट्स है। ठीक है, इस एग्रीमेंट को और कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जापान के साथ करा था, याद आया नहीं? करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट नशा। जापान ने, हाँ हाँ। वो तो करेंसी स्वैप हो गया ना, वो तो थोड़ा डिफरेंट है इससे। वो तो नहीं नहीं, दो गवर्नमेंट्स। दोनों में लॉ सेम ही है कि आपने जो वो है एक्सचेंज रेट, उसको लॉक कर दिया है कि हाँ। इसी पर्टिकुलर रेट पे करेंगे। तो हम्म। वो कंट्री, दो कंट्रीज के बीच स्वैप एग्रीमेंट था, और अब ये बैंक्स के लिए ले आए, मतलब और हाँ। डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। राइट। तो वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट के बीच में, और ये हम कह सकते हैं बिटवीन प्राइवेट या गवर्नमेंट, जो भी है वो सब कर सकते हैं। राइट। और कोई क्वेश्चन किसी का? सो एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भी है, उसके बारे में बता दो क्या है, कितना पैसा भेज सकते हैं? 2.5 लाख US डॉलर। सो ओनली people above 18 years of age are allowed to use this facility, true or false? फॉल्स। माइनस भी अलाउड है। अच्छा। और इसमें सिर्फ करंट में पैसा भेजा जा सकता है, करंट अकाउंट में, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। दोनों करेंट कैपिटल। करेक्ट। तो ये चीज था। बाकी और कोई किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन इसमें? हाँ हाँ। हम्म। तो अनडिवाइडेड फैमिली नॉट अलाउड अंडर LRS स्कीम। ट्रू फॉल्स। फॉल्स। अलाउड होना चाहिए ना? नहीं, ट्रू। नहीं अलाउड है? डिवाइड बड़ी हो जाएगी नहीं, ना। वो पिछली बार रूल लेकर आया ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अलाउड नहीं है। अच्छा। 10 लोग ये से 2.5 लाख ही कर पाएंगे तो अच्छा नहीं अलाउड है, लगेगा। ठीक है। कॉर्पोरेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट्स, इनके लिए अलाउड नहीं है। हम्म। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नुस किसकी दो क्या? स्कीम किसकी? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। हाँ। तो अच्छा, स्कीम किसने लॉन्च किया ये पूछ रहे हो क्या? हाँ। अच्छा। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा। RBI ने लॉन्च किए। हाँ, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? सो ये चीज बताना कि इंडिया में जो ईसीबी है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया इन लास्ट 5 years, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। फॉल्स। ये सही है एक्चुअली। सो टू आवर सरप्राइज ये ब्लू ये अरे स्टेडी वाला काफी गलत हो गया। नहीं नहीं, सही तो है, स्टेडीली इंक्रीज ही तो कर रहा है। हाँ, बट कुछ ईयर में ये शायद फ्लैट भी रह रहा है। तो हाँ, एक बार चेक करना पड़ेगा इसको वैल्यू की टर्म्स में, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ स्टेडी इंक्रीज ना हो, ये इसमें पता नहीं लग रहा ग्राफ में। तो बाकी एफडीआई जो है वो स्टेडीली इंक्रीज किया है। एफपीआई के लिए एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट एफडीआई के लिए ये ट्रेंड याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो स्टेडीली इंक्रीज करी है। ठीक है, सो एफडीआई जो है वो इंक्रीज करा है, बट आई थिंक ये वैल्यू क्यूमुलेटिव भी है यार। नॉट श्योर, मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा इस चीज को कि एब्सोल्यूट सेंस में वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है ना? क्योंकि क्यूमुलेटिव में तो आई थिंक वो पुराना भी ऐड ऑन करा होगा कि 2006 में कितना आया, 2008 में कितना आया, सबको ऐड ऑन कर रहा होगा। एक बार ये चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, ऑलराइट। और कोई क्वेश्चन किसी का?
वो लिबरलाइज हम्म, रेट सही था. It is जैसे mandated the resident individual to provide permanent account number for all transaction under LRS. True, false? ट्रू. हाँ, true. पैन कार्ड के बिना आई थिंक इतना बड़ा ट्रांजैक्शन अलाउ भी नहीं कर सकते वो लोग. हम्म, ठीक है. ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. सो वर्ल्ड बैंक का ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट था, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. ठीक है. सो पैरामीटर्स एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछे हुए हैं. ठीक है, तो एक बार पैरामीटर्स फटाफट देख लेते हैं. सो ओपनिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ बिजनेस, next getting a location, dealing with construction permit, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, next paying taxes, trading across border. और ये एड ऑन होने वाला था कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट. फिर लास्टली एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी. ठीक है, तो ये चीज पैरामीटर्स देख लेना. ठीक है, पूछा हुआ एक बार. एंड करंटली इंडिया से इसमें 4 सिटीज हैं, ट्रू और फॉल्स. मतलब 4 सिटीज को इसमें मेजर किया जाता है टू गेज इंडियाज परफॉर्मेंस इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ट्रू और फॉल्स? 4 cities को मेजर किया जाता है. हम्म, नहीं, बाकी को भी किया जाता होगा. False? हाँ फॉल्स है. इसका आंसर सिर्फ 2 है. हाँ, दिल्ली सो और न्यू दिल्ली एंड मुंबई जो थी वो थी. बात चल रही थी कि अब जो नई रिपोर्ट आएगी उसके अंदर 4 सिटीज हो जाएंगी. ठीक है, लेकिन अभी ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है, तो अभी वो वहीं पे अटका हुआ है मुद्दा. तो 4 सिटीज में बैंगलोर भी इंक्लूड करे थे एंड कैलकाटा इंक्लूड करे थे. ठीक है, तो लेकिन अभी तक सिर्फ न्यू दिल्ली और मुंबई के जो ये सारे पैरामीटर्स हैं उनको मेजर किया जाता था. ठीक है, सो यहाँ पे उन्हीं कंपनीज को मेजर किया जाता था जो कि लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज. ट्रू और फॉल्स? उनके रिस्पॉन्स लिए जाते थे. False? फॉल्स. तो स्मॉल, डोमेस्टिक, मीडियम, सब साइज की जो कंपनीज होती है सबसे इसके अंदर इनपुट लिया जाता था एंड उसके सबसे डिसाइड किया जाता था. ठीक है, सो लास्ट देख लो 2020 में इंडिया का रैंक था 63. ठीक है, आउट ऑफ 142. तो वो चीज ठीक है. बाकी तो आई थिंक वो थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से है, नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ फ्री. किसी का और कोई क्वेश्चन है क्या इसको लेके? चलो, वर्ल्ड बैंक के 5 इंस्टीट्यूशंस का नाम बता दो फटाफट कोई. एक मीगा है, एक बोलो बोलो क्या है, बोलो. ICD. याद नहीं है. हाँ, False? मीगा था, आईबीआरडी था. IBRD, IDA, IFC, MEGA और ICSID. IBRD बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, IDA डेवलपमेंटल एसोसिएशन, FC फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MEGA एंड SID डिस्प्यूट सेटलमेंट. So India is member of all these 5 institutions. True or false? फॉल्स होना चाहिए. हाँ, किसका false मेंबर नहीं है होना फिर? चाहिए. किसका मेंबर नहीं है? ICSID का. करेक्ट. तो ये हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि आईसीआईडी का मेंबर नहीं है क्योंकि वो इंडिया की सॉवरेनिटी थोड़ी हार्म करता है, मतलब. तो इसलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं बना था, बाकी सबका पार्ट है इंडिया. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. तो इस पे कोई क्वेश्चन है क्या? अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट क्या होता है? अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट क्या होता है? लिखा हुआ ही है शायद मेरे हिसाब से. तो ये बेसिकली एक एफटीए से पहले का एक प्रोसीजर कह सकते हैं जहाँ पे कुछ गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि हम लोग इनको लिबरलाइज करेंगे. ठीक है, जब तक कंक्लूजन मतलब फाइनल एफटीए नहीं बन जाता तब तक उनको थोड़ा लिबरलाइज कर देता है. तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है
और इंडिया ने इससे पहले थाईलैंड वगैरह के साथ ये इस टाइप का एग्रीमेंट करा हुआ है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का इस पे? कितने एफटीए FTAs? हो रखे हैं अभी इंडिया के प्रेजेंटली? एफटीए जो है इंडिया के कितनी कंट्रीज के साथ हैं? 11 FTA है ना? आई एम जस्ट आस्किंग, मेरे को भी पता नहीं है कितने हैं, बस पूछ रहा हूँ मैं वैसे। हाँ 11 है आई थिंक। 4-5 थे यार, बाकी वो कलेक्टिव है वेस्ट अपना सेंट्रल एशिया से। हाँ, जैसे एशियन में हमने देखा था, जापान था, साउथ कोरिया था, आसियान था, और आई थिंक गल्फ कंट्रीज में से भी शायद एक दो कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा है। हमने पहले ही सारे एग्रीमेंट वापस वापस मतलब खत्म करके अभी रीस्टार्टिंग कर रहे हैं हम दोबारा एग्रीमेंट्स की। ऐसा ऐसा भी कुछ चल रहा है, रीस्टार्टिंग हम दोबारा इनिशियल स्टेज से कर रहे हैं इन सब चीजों को। वो BIT है, वो FTA नहीं है, अच्छा हाँ, बायलेटरल बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट वाले, ट्रीटी है। या हाँ बीआईटी के अंदर कर रहे हैं, सही है, ओके। ठीक है। सो FTAs के अंदर हम ओनली टारगेट करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स को, ट्रू और फॉल्स? टैरिफ बैरियर्स आते होंगे ना, नॉन टैरिफ थोड़ी होता नॉन एक्चुअली टैरिफ। दोनों, हाँ दोनों होते हैं। आप कस्टम्स टैरिफ को भी रिड्यूस करते हो और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको भी रिड्यूस करते हो, ताकि मतलब फ्री ट्रेड से नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रेड में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो चाहे वो कस्टम से कर रहे हो रुकावट या नॉन टैरिफ से कर रहे हो, वो दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। है। कुछ फ्री ट्रेड बैरियर्स बताइए, क्या? कुछ फ्री ट्रेड बैरियर्स के बारे में बताइए, कौन कौन से फ्री ट्रेड, सॉरी नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में बताइए। हाँ, तो जैसे हमने कल डिस्कस किए थे, जैसे फाइटोसैनिटरी मेजर्स हो गए, कि हम कंट्री से जो कई कंट्रीज क्या करते हैं, इंपोर्ट होने वाले सामान के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इसमें बैक्टीरिया है या इसमें जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड है। तो जैसे अभी हमने इसी PT के अंदर पहला टॉपिक टी का डिस्कस किया था, तो उसमें वो केमिकल मिला था जिसकी वजह से दे मतलब जो EU है उसने इंडिया की टी लेने से मना कर दिया था। ठीक है, तो वो एक केस था। उसके अलावा भी कुछ लाइक काफी कंट्रीज बोलते हैं कि यदि बॉन्डेड लेबर वगैरह आपने करवाया या फिर इंडेंचर लेबर वगैरह यदि आपने किया है और फिर वहां से यदि चीजें आ रही है तो हम उनको भी नहीं लेंगे। तो जनरली WTO में हमारे डिस्प्यूट बना रहता है लगातार। हम कोशिश करते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर्स ना रखे जाए, क्योंकि ज्यादातर डेवलप कंट्री नॉन टैरिफ बैरियर्स के बिहाफ पे ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करती है। तो इसका कंसर्न कंसर्न हम हमेशा रेज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम चल रही है। राइट। ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स से अगर हम डिग्रीज की बात करें तो सबसे लिबरलाइज अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो FTA होता है ट्रेड के लिहाज से। तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? सबसे लिबरलाइज? नहीं, ओके, हाँ फॉल्स है। तो क्या होता है सबसे लिबरलाइज? CA या सेपा। यूनियन रहता ना। हाँ, जैसे इकोनॉमिक यूनियन हो गया ना, वो सबसे लिबरलाइज रहेगा। जैसे यूरोपियन यूनियन का है तो वो एक इकोनॉमिक यूनियन है। या जैसे इस इंफोग्राफिक में देखोगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक मार्केट है, वो सबसे ज्यादा लिबरलाइज है। मतलब उसमें इजीली लोग आ जा सकते हैं, एक दूसरे की जगह काम कर सकते हैं, तो वो सबसे लिबरलाइज है। और FTA जो है वो स्टार्टिंग से सेकंड है। ठीक है। सो सबसे लोवेस्ट होता है PTA, फिर FTA, फिर CECA विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, या अभी कोई सेपा बोल रहा था वो चीज। फिर आता है कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट एंड फिर इकोनॉमिक मार्केट। ठीक है। सो कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक मार्केट में कोई डिफरेंस बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक मार्केट? आई थिंक इसमें जो पॉलिसीज बनती हैं वो भी मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू कॉमन मार्केट, मतलब सबके लिए कॉमन बनती है पॉलिसीज। इकोनॉमिक मार्केट होता है, उसकी अलग एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और जो कॉमन मार्केट होता है उसमें लेबर, कैपिटल, ये टेक। हाँ, मतलब यूरोपियन यूनियन, हाँ यूरोपियन यूनियन को एज ए एग्जांपल ले लो, तो यूरोपियन यूनियन में होता क्या है, करेंसी भी एक है। ठीक है, मतलब कोई कस्टम बैरियर नहीं है, सब लोग इजीली
मूव कर सकते हैं, एक ही वीजा से आप पूरा कॉन्टिनेंट घूम सकते हो, ठीक है। तो वो सब चीजें तो है ही, बट इसके साथ साथ करेंसी भी जो है वो भी सेम ही है। जो फाइनेंशियल पॉलिसीज बन रही हैं वो पूरे उस यूनियन के लिए एक ही जगह से बन रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब लोग अलग अलग बना रहे हैं, वो चीज नहीं होती। तो मेजरली यही डिफरेंस होता है। कॉमन मार्केट में लेबर मूवमेंट और वो सब जरूर अलाउ कर देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग अपने अपने एंड पे तो लोग थोड़ा बहुत करते रहता है, या कंट्रीज अपने एंड पे थोड़ा बहुत करती रहती है, ठीक है। बाकी इसमें कस्टम्स यूनियन देखा तो जीरो ड्यूटी है, ठीक है। मतलब अक्रॉस जब ट्रेड करेंगे तो हम लोग कोई कस्टम यूनियन नहीं लेंगे। तो अगर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर, तो वहां पे भी हम एक कस्टम यूनियन पढ़ते हैं। तो किसी को नाम याद है उसका, जर्मनी का आर कस्टम से था यूनियन? कुछ, कुछ आर से था नहीं क्या उसका नाम? नहीं, जेड से था, जेड से जोल्वरिन। जेमोरिन, जोल्वरिन, जोल्वरिन। जोल्वरिन। तो वो एक कस्टम यूनियन था जिसने कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कराया। मतलब वो जोल्वरिन की वजह से, मतलब वन ऑफ द रीजंस अपार्ट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक रीजन जो भी रहे, बट जोल्वरिन भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से इंटीग्रेट हुआ, ठीक है। और सेपा में सिमिलरली एक इंटीग्रेटेड पैकेज होता है गुड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को लेके। तो इंडिया का भी कोरिया के साथ ये सेपा है। एफटीए हमने देख लिया। पीटीए के अंदर हम बस ये बात करते हैं कि हम कुछ चीजों पे रिड्यूस कर देंगे टैरिफ, ठीक है। इट्स नॉट लाइक के पूरा वो खत्म ही कर देंगे, कोई टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं रखेंगे, बट हाँ रिड्यूस कर देंगे। सो मर्कोसर एक पीटीए है। तो कोई बता सकता है मर्कोसर कहाँ का है? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। नहीं नहीं, अरे वो तो वो है, सॉरी, ये तो उसका है चार का, इक्वेडर। साउथ अमेरिका साउथ में है में, क्या कुछ? हाँ साउथ मतलब अमेरिकन कंट्रीज है। साउथ अमेरिका के 4 कंट्रीज ये है। ब्राजील अर्जेंटीना वाला क्या? हाँ, उरुग्वे अर्जेंटीना, और ब्राजील, पैराग्वे और यूरुग्वे। हाँ उरुग्वे। राइट। हाँ, इस वेनेजुएला पार्ट है या नहीं, मतलब अभी उसे मानेंगे या नहीं? अभी नहीं है, उसे किसे? तो अब तो सस्पेंड कर दिया वेनेजुला वेनेजुएला। पार्टी। अच्छा, हाँ 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 राइट। सो या ये चीज है। और अभी नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही थी, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सा था? तीनों के नाम का था कुछ, मैकूसा, मैकू यूसा नहीं, करके कुछ। नाफ्टा। नाफ्टा याद है? ये ट्रम्प के उसमें ये नॉर्थ एग्रीमेंट के अटलांटिक से होता है क्या अंदर। कुछ? नॉर्थ अटलांटिक नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो नॉर्थ अटलांटिक नहीं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। नाफ्टा था। ओके ओके। लेकिन अभी जैसे किसी ने बोला कि ट्रम्प ने इसको बहुत ही अ, बेकार बताया था, सबसे घटिया एग्रीमेंट बनाया था, और फिर इसको स्ट्रक डाउन करके एक नया एक चीज बनाया था। तो उस नए वाले का नाम याद है क्या? टीपीपी भी तो बना था ना, एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप करके कुछ, वो भी हटा दिया अभी था उसको, लेकिन इन्होंने। हाँ मतलब वो यूएस बाहर आ गया था, यूएसएमसीए, निकल गई यूएसएमसीए। हाँ यूएसएमसीए करके बनाया था, तो वो देख लेंगे। वो। इसको हटा के नया बना लिया था इन लोगों ने। और ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सो की ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, डब्ल्यूटीओ फर्स्ट है। तो कोई क्वेश्चन किसी का? अभी डब्ल्यूटीओ में सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है, मतलब इंटरनल जो आपका जब केसेस जाते हैं डब्ल्यूटीए में, तो एपलेट अथॉरिटी वर्किंग में है या नहीं है? कंसेंसस बेस्ड हो जाता है ना, ये सबसे बड़ा इशू। वॉइस नहीं आ रही है। मैंने बोला कंसेंसस बेस्ड है, ये सबसे बड़ा इशू है। नहीं, एक कंसेंसस बेस्ड है वो तो चलो ठीक है। क्या होता है अभी रिसेंटली कुछ इशू चल रहा है उसमें कि एपलेट अथॉरिटी के अंदर मतलब जो जज वगैरह मतलब अपॉइंट होने चाहिए ना, अलग अलग तो उसके साथ कुछ अलग अलग रीजन से निकालने हैं, पर वो जो आपका ये है अमेरिका, वो अमेरिका प्रॉब्लम उसमें कर रहा है उसमें कुछ। वो अमेरिका अपॉइंटमेंट नहीं कुछ दे ना रहा कुछ। राइट। सो ये जैसा अभी रेमंड ने बोला कि कंसेंसस बेस्ड बॉडी होती है, तो इसमें एक स्पेसिफिक बॉडी है जो कि ये कंसेंसस बेसिस पे काम करती है। तो उस बॉडी का नाम, मतलब कहते क्या है उस बॉडी को? कुछ एमसीए होता है नहीं नहीं, वो तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अलग चीज होती है। हाँ, तो जनरल काउंसिल ही बोलते हैं, ठीक है। तो अ, सारे जो गवर्नमेंट्स होते हैं उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है ऑलमोस्ट हर 2 साल में इसकी, तो वहाँ पे वो लोग आते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है।
ये बाली वाला कहाँ से निकला था, कब का था ये बाली वाला, जो काफी इंपॉर्टेंट था ना डब्ल्यूटीओ में? एमसीए हुआ था बाली के 2000 अंदर। 2013। 2013 थोड़ी होगा यार, पुराना होगा नहीं, बाली वाला। 2000 नहीं, 3 या 13 में से 2000। 3 तो अरे 13 है यार, 13 है। 13 है। अच्छा, फिर 3 ओके। उसका यूएन का। हाँ तो देख लेना अभी रिसेंटली ये एक क्या नाइजीरियन नाम है कि ये जो भी ये नाम है ये पढ़ लेना। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट किसी स्टेट की सीएस में पूछ सकता है। तो इनको डायरेक्टर जनरल बना क्या। क्या पता यूपीएससी में भी पूछ ले। हाँ तो पूछा इन्होंने नेगोजी इन्होंने पूछा है, सीडीएस में पूछ सकते हैं, बट ऐसे फर्स्ट वुमेन के तौर पे तो शायद ही पूछेंगे। हाँ तो देख लेना डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल बनाया है तो फर्स्ट अफ्रीकन और फर्स्ट वुमेन तो दोनों उससे इसमें इम्पोर्टेंट है। एंड डब्ल्यूटीओ फ्लैगशिप पब्लिकेशन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है एंड वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू है। ठीक है, सो ये चीज था। और जैसा अभी कोई हम डिस्कस भी कर रहे थे कि डिस्प्यूट सेटलमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो इसमें एक अपीलेट बॉडी होती है, तो मेंबर्स बता सकते हो कितने होते हैं अपीलेट बॉडी में? 7। हाँ राइट, तो 7 मेंबर्स होते हैं एंड टर्म 4 इयर्स के लिए रहता है। तो वो लोग रिटायर हो रहे हैं तो वो नया लाने नहीं दे रहा ये यूएसए उसके अंदर। ठीक है, तो वो चीज था। राइट फिर नेक्स्ट। 7 क्यों होते हैं? ताकि 4-3 से हो सके कुछ वगैरह, कुछ ऐसा है ना। 6 हो जाएगा तो दिक्कत होगा ना फिर। ये कुछ कुछ वैसा ही होगा, लाइक जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होते हैं ना परमानेंट मेंबर, उसी तरह से कुछ रीजन स्पेसिफिक पार्ट नॉन वो दे रखा होगा परमानेंट। शायद, करेक्ट है ना? करेक्ट, तो नॉन रीजन परमानेंट में स्पेसिफिक। जैसे रीजन वाइज रहता है ना, वैसे ही डब्ल्यूटीए में भी कोशिश करते हैं कि सातों में से रीजन वाइज हो पाए। एक्सक्लूसिव नहीं है, जैसे यूएन के नॉन परमानेंट उन्होंने करके रखा हुआ है, बट इसमें भी ऐसे ही है। अच्छा, दिक्कत अभी डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड में या प्लेट बोर्ड में चल रहा है? मतलब यूएसए किसको ब्लॉक कर रहा है? प्लेट वाले में जो अपील अपील होती है ना, डिस्प्यूट हो गया उसके बाद में मान लो अपील करते हो, उसके अंदर इशू चल रहा है, तो उसमें मतलब जज की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है अभी सिस्टम। ओके। राइट, ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। आईएमएफ, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस में। तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो था उसके थ्रू आया था। इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन आया था, उसका क्या नाम था? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। हाँ तो वर्ल्ड बैंक आया था इसके साथ में। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड, सस्टेनेबल ग्रोथ वगैरह वगैरह ये पता ही है। फ्लैगशिप पब्लिकेशंस देख लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिजिकल मॉनिटर, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सब निकालता है। और इंडिया तो में डब्ल्यूटीओ, फाइनेंशियल ओके ओके, आईएमएफ के काउंटर करने के लिए एशिया में क्या बना है? आईएमएफ के जैसा ही, मतलब पैरेलल्स क्रिएट करने के लिए आईएमएफ की तरह एशिया में। AIIB क्या है क्या? नो, आई थिंक एनडीबी होना चाहिए ना। एआईआईबी और एडीबी में तो अमेरिका भी है ना, वो उसमें तो काफी बड़ी ग्रुपिंग है ना एआईआईबी और एडीबी, तो वो तो 18+ मेंबर्स काफी सारे हैं। तो एनडीबी जो हाँ फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन के थ्रू आया था ब्रिक्स कंट्रीज का, दैट इज समवेयर लाइक पैरेलल्स इन फॉर आईएमएफ आई थिंक। नहीं, एक ब्रिक्स नेशन ने ही एक वो मेजर बनाया जिसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी रिजर्व करके। तो कॉन्टिजेंसी जो रिजर्व है वो आईएमएफ का पैरेलल है। ठीक है, एनडीबी जो है वो वर्ल्ड बैंक का पैरेलल है। ठीक है, सो ये चीज देख लेना। और इसमें एक डब्ल्यूटीओ का भी कुछ पैरेलल बनाया था बिजनेस टू बिजनेस करके, तो वो भी चेक कर लेना एक बार। Alright. ब्रेंडन वुड्स में एक तो आईएमएफ था, दूसरा कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन था? मतलब वर्ल्ड बैंक तो है। आईबीआरडी। आईबीआरडी, हेलो हेलो। हेमंत सर। हाँ, अरे आप गलत कैसे हाँ हो सकते हो सर? ऐसा मैंने नहीं बोल दिया अगर कभी कोई। हाँ सो हाँ तो वो मैं नाम याद रख लेना। वो आईएमएफ का जो पैरेलल है ना उसका प्रॉपर नाम है कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ठीक है, तो आईएमएफ के पैरेलल है। ठीक है, ब्रिक्स के अंडर ही है। कंटिजेंसी रिजर्व वाला होगा, वो कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट होता है ना। या हाँ हाँ हाँ,
राइट। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। IBRD सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में, ठीक है। और मिडिल इनकम और लो इनकम जो कंट्रीज है उनको पैसा देता है, ठीक है। फिर IDA एस्टैब्लिश हुआ 1960 में, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा था, ग्रांट्स दे रहा था पूरे कंट्री को, एंड कलेक्टिवली ये लोग वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं। तो बाकी सब इंस्टीट्यूशन हमने देख ही ले। IFSC जो है लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन विद फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर, तो ये चीज याद रख लेना। जब भी हम वर्ल्ड बैंक सोचते हैं तो हम गवर्नमेंट ही सोचते हैं, लेकिन ये इसका एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है, वो प्राइवेट सेक्टर को केटर कर रहा था, IFC, ठीक है। मीगा जो होता है दो कंट्रीज के बीच में जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है, जैसे हम BIT की बात करते हैं ना, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो इंटरनेशनल लेवल पे मीगा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनको। और फिर ICSID है जो एक कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन बॉडी है, बट इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो चीज था। एंड वर्ल्ड बैंक की फ्लैगशिप पब्लिकेशंस, तो ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, तो ध्यान में रखना। और अभी जैसे हमने डिस्कस भी किया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बंद कर दिया। इसके अलावा एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है वो भी वर्ल्ड बैंक ही निकालता है, ठीक है। इंडिया में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रिपोर्ट है क्या LPI का? लीड्स। हाँ है। करेक्ट, लीड्स है। कौन सा मिनिस्ट्री निकालता है? कॉमर्स। राइट। एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स करके भी है ना, कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक ही निकालता है ना। हाँ, वर्ल्ड बैंक निकालता है। और वो कौन निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? UNDP ना। हाँ करेक्ट, हाँ OPH करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक बार रिमन सर आप कंटिन्यू करोगे क्या? कोई एक बार थोड़ा सा कंटिन्यू कर लो ना, मैं स्क्रीन मूव कर दूँ, ठीक है। बताओ। अगला देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक है यार, तो हेडक्वार्टर देख लो इसका। इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं ना अपन, तो हेडक्वार्टर ब्रिक्स में नहीं होगे, मतलब ब्रिक्स का है तो शंघाई में हेडक्वार्टर है इसका, चाइना के अंदर। तो 2014 में बना था ये, फोर्ट ली जैसे। तो इसमें क्या क्या है, मतलब कि सबको इक्वल है या फिर किसी को ज्यादा पावर है, कुछ ऐसा है ना इसमें स्ट्रक्चर में? नहीं, पावर ज्यादा नहीं है। उनने बोला है 55% किसी भी हाल में गिरेगा नहीं पांचों कंट्रीज का, ऐसा। मतलब जितना भी ऑथराइज में आप उसको करोगे 55% एटलीस्ट इन पांचों कंट्रीज के पास इक्वली पार्टनरशिप में होल्ड करेगा। एंड इवन जब ये जा भी रहा है, जैसे अभी UAE ने ज्वाइन कर लिया और रिसेंटली इजिप्ट ने ज्वाइन कर लिया, सो दीज कंट्रीज जो उनको कैपिटल मिल रहा है वो इक्वली सबके शेयर्स में चल रहा है। सो यहाँ पे कैपिटल वाइज नहीं, इक्विटी वाइज पार्टनरशिप है। ओके, तो ब्रिक्स के अलावा भी ये लोग मेंबर है इसके, ठीक है सर। बियॉन्ड UAE वगैरह को दे दिया इसमें, हाँ वही है इसमें। और कुछ तो ऐड करना है सर? तो ये ब्रिक्स, ये न्यू डेवलपमेंट को ही ब्रिक्स बोलते हैं, AII भी अलग है ना फिर? वो तो AII भी अलग है। AII भी मनीला बेस्ड, वो नहीं, वो ADB है मनीला बेस, AIIB जो है वो बीजिंग का है। हमेशा हो जाता है। हाँ ठीक है, AI भी बीजिंग बेस्ड है, हाँ वो अलग है, उसका इससे कुछ भी रिलेशन नहीं। उसमें तो आई थिंक जापान लीडिंग वो है ना शेयर होल्डर। जापान, चाइना जापान दोनों। हाँ तो ये याद रख लेना, AIB पे आई थिंक AIIB पे शायद 16 में या 17 में शायद क्वेश्चन भी था, तो यही चीज पूछ रखा था कि मतलब सिर्फ एशियन मेंबरशिप अलाउड है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं था, वो और भी लोग अलाउड हैं उसके अंदर मेंबरशिप। और ADB में हमने देखा था जापान सबसे लीडिंग शेयर होल्डर है, फॉलोड बाय US, ठीक है। तो वो चीज याद रखना। नेक्स्ट ADB है। सो हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, ठीक है। मल्टीलेटरल बैंक है, स्टार्टिंग मेंबर 31 थे, अभी 68 तक ग्रो कर गया। और अगेन मतलब इस टाइप से ही UPSC ने AIB करके पूछा था कि सिर्फ एशिया से मेंबरशिप है कि नहीं है। तो नहीं पता होता तो ऐसा लगता है कि नाम में एशियन है तो एशियन ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी कंट्रीज को अक्रॉस द ग्लोब ये मेंबरशिप दे रखा है, ठीक है। पैसिफिक से है, 19 फ्रॉम आउटसाइड, वो चीज है।
एंड लोन्स देता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ग्रांट देता है, इक्विटी देता है, इन्वेस्टमेंट देता है। तो अभी जैसे डिस्कस किया, जापान और यूएस उसमें हाईएस्ट शेयर होल्डर है, फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया। ठीक है। सो एक चीज याद रख लेना, इंडिया ऑलमोस्ट सभी बैंकों में है, मतलब एडीबी में भी है, एआईआईबी में भी है और एनडीबी में भी है, वर्ल्ड बैंक वगैरह में तो है ही है, वो तो पता ही है हम लोगों को। सो ये रिपोर्ट निकालता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। ठीक है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन कहीं पे देखा नहीं कि इसकी रिपोर्ट पूछी हो, बट याद रख लेना ये निकालता है। ठीक है। ऊपर ये लिखा था ऑथराइज कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ये डिफरेंस क्या होता है इनमें? ऑथराइज होता है यार, आप इससे ज्यादा हाँ, खाना खाया। अभी नहीं कर सकते। सब्सक्राइब मतलब मार्केट ने कितना सब्सक्राइब कर रखा है, आपने जो निकाल रखा है वो होता है ना। हाँ मतलब वही सही बोला, नाम को ही ब्रेक कर दो तो आंसर निकल जाएगा कि उसके पास इतना अथॉरिटी है कि वो इतना पैसा रेज कर सकता है, वो बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करके वगैरह वगैरह वो चीज कर सकता है, लेकिन सब्सक्राइब्ड है कि अभी तक इतना जो है वो लोगों ने ले लिया है। ठीक है। तो वो चीज है। नेक्स्ट AIIB आ गया है, तो चाइना बीजिंग में है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, 16 में ऑपरेशन शुरू हुआ था। ठीक है। और मेंबरशिप अभी 105 का है। ठीक है। सो इट सीक्स टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो। ठीक है। तो फ्यूचरिस्टिक जो है जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर रेडी उसको ले रहा है, और 4 थीमेटिक एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रीजनल कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट कैपिटल। ठीक है। सो एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जापान इज द थर्ड हाईएस्ट शेयर होल्डर इन दिस बैंक, ट्रू और फॉल्स? ठीक है, सही होना चाहिए। फोर्थ होगा ना। फॉल्स? है ना, नहीं, चाइना जब इंडिया रशिया। फॉल्स। हाँ तो जापान है ही नहीं इसमें। ओके, यूएस और जापान दोनों नहीं है ना। हम्म। अच्छा, ये दोनों में अलग क्या है? मतलब एनडीबी और AIIB में मतलब मोस्टली काम सेम ही है ना यार, लोन वोन देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। एनडीबी तो ब्रिक्स का है ना, जनरली ब्रिक्स कंट्रीज का है। तो और ब्रिक्स एआईआईबी वाले में तो बहुत सारी कंट्री हैं, काफी ज्यादा कंट्री है, हम ब्रिक्स में तो 5 ही कंट्री है ना। हाँ नहीं उसमें मतलब, हाँ मतलब देखो यार वो, हाँ बोलो। एनडीबी का मेंबरशिप बढ़ रहा है ना अभी, ब्रिक्स के अलावा भी तो आ रहे हैं ना लोग। हाँ 3 कंट्री ऐड की है अभी, तीन तीन और कंट्री आएंगी फिर। नहीं, ऐसा नहीं, देखो आप ऐसे लोन वाइज जाओगे ना तो कोरोना में भी मतलब हमने पीरियोडिकली में ला लो, कभी कभी $1 बिलियन में हमने ऑलमोस्ट लिया है लोन AIIB से, और एडीबी सॉरी, हाँ एडीबी से सॉरी। तो मतलब ऐसा है कि ग्रांटिंग कैपेसिटी आप हिसाब से लगा लो, यूएस किसका पार्टनर है, जिसमें यूएस होगा उसकी ज्यादा कैपेसिटी है देने की कैपिटल, राइट। सो उस हिसाब से देखे एडीबी बिकम्स अ लिटिल बिट मोर इम्पोर्टेंट। सेकेंड, फिर एआईबी का ज्यादा फोकस है मतलब जो आपका एशियन। अभी अभी काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की जा रही है अफ्रीका के अंदर। वो कौन सा बैंक पार्ट ले रहा है उसमें इनमें से, आई थिंक पता है किसी को? अफ्रीका में, हाँ, अफ्रीका के अंदर काफी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की जा अफ्रीका का तो खुद का भी है ना, एएफडी सॉरी एएफडी। रही है। नहीं, वो तो है, लेकिन एक्चुअली में अफ्रीका में काफी रिसोर्सेज की क्रंच रहता है ना, तो काफी कंट्रियां जाके इन्वेस्ट करती है। लाइक चाइना भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अभी अफ्रीका के अंदर, इंडिविजुअली भी काफी इन्वेस्ट कर रहा है वो। ऐसे ही जो एक ये जो दोनों ग्रुपिंग है, लाइक एआईआईबी और एडीबी, आई थिंक इनमें से भी कुछ है जो अफ्रीका में दे रहा है लोन वगैरह। वो एडीबी होगा, क्योंकि अगेन वो बोल रहा हूँ यूएस किसका मेंबर है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है इस पर डिस्कशन। अभी बस ये देख लेना, चाइना इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर, फॉलोड बाय इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया सेकंड नंबर पे है यहाँ पे AIIB में, एंड इसीलिए काफी पैसा AIIB से भी उठा रखा है हम लोगों ने, वो भी चीज है। अच्छा, एक वो है इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। चलो अगली बात करते हैं आगे चलो। ठीक है। तो OECD जो है, ये हेडक्वार्टर जो है फ्रांस में है, एंड इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। पहले ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम से, मार्शल प्लान के नाम से चल रहा था। ठीक है। तो ठीक है, रेमन सर आप कंटिन्यू। हाँ सर, ठीक है। तो ओईसीडी के बारे में, तो
अभी इशू काफी चलता रहता है, लाइक FATF वाला, G7 वाला, G20 वाला। तो OECD में से किससे थोड़ा बहुत लिंक है? सॉरी। जैसे FATF वाला इशू चल रहा है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क टास्क फोर्स वाला। G7 हाँ और G20 और OECD, मतलब कौन सा ग्रुप कैच कर रहा है इनको? FATF OECD से लिंक है कहीं ना कहीं पे, नहीं? नहीं, FATF तो G7 से लिंक्ड है 1989। ओके जी। हेड हेडक्वार्टर है एफएटीएफ का ओईसीडी के अंडर ही। अरे हाँ, चलो ये भी सही है। ओके, मैं यही लिंक जानना चाह रहा था, मतलब एक थोड़ा कॉमन लिंक है क्या कुछ OECD में और FATF वगैरह? हाँ, ये भी सही है। बाकी OECD का मेंबर नहीं है इंडिया, और इसलिए फिर इस चक्कर में वो IEA का भी मेंबर नहीं है। एंड उसके अलावा दो पब्लिकेशंस देके रखी है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक और OECD बेटर लाइफ इंडेक्स। OECD इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे करप्शन के काफी इनिशिएटिव चलते हैं। इट्स सो देयर इज अ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके, इस तरह से अलग अलग इनिशिएटिव है जिसका इंडिया पार्ट है। एंड हाँ, फिर एक पीसा हो गया इंपॉर्टेंटली, जो 2022 में होल्ड होना, 1 में होना था ना, पर शायद कोरोना के कारण एक साल आगे बढ़ा दिया। ठीक है, पिज्जा के बारे में बता दो एक बार, कितने साल में इसको हेल्ड करना है और इसमें टारगेट क्लासेस क्या है? हाँ, सो एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है ये पीसा। नाम होता है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। तो ये ओईसीडी के अंडर ही कंडक्ट कराया जाता है। और इंडिया ने एक बार पार्टिसिपेट किया था, बट इंडिया की रैंक ऑलमोस्ट शायद लास्ट आई थी, लास्ट या सेकंड लास्ट, तो फिर इंडिया ने बाहर हो गया था उसमें। इंडिया बार इनको मतलब बोलता है कि पैरामीटर्स जो इनके हैं वो काफी अलग हैं, वो हमारे यहाँ के रीजन स्पेसिफिक के हिसाब से ठीक नहीं है। इस वजह से हमने अपने आप को उससे बाहर निकाल दिया था। इंडिया का रैंक 72 आया था आउट ऑफ 73, तो उसके बाद से हमने छोड़ा। अच्छा, ये आईईए का इंडिया मेंबर नहीं है, तो आईईए के मेंबर के लिए ओईसीडी का होना जरूरी है क्या? हाँ, उसके बिना नहीं हो सकता, तभी एसोसिएट मेंबर बन के बैठा हुआ है बहुत टाइम से। ठीक है। OECD का मेंबर बनना तो ऐसे भी आसान नहीं है, ये तो सारी डेवलप्ड कंट्रीज है ना। ये तो सारी वो कंट्रीज जो काफी एडवांस कंट्रीज है, वो उन्हीं का ग्रुप है OECD। हम्म। ठीक है, अगला फिर WEF है। तो WEF तो अपन ने डिस्कस भी करा। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी हाँ, एक तो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, तो बहुत दबा के एक छोटा सा वही है, ग्लोबल या आउटलुक दोनों में से कोई सा कीवर्ड आए किसी रिपोर्ट में, तो मोर देन 50% चांस है कि वो WEF की तरफ से पब्लिश हुई है। उसके अलावा अभी हमने अपीलेट बॉडी भी डिस्कस कर लिया, डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड भी डिस्कस कर लिया। किसी को कुछ पूछना है, इसमें ऐड करना है? WEF तो एक्चुअली में NGO की तरह काम करता है, ये कोई फंडिंग का मैकेनिज्म तो मुझे लगता नहीं है क्रिएट करता होगा, करता है क्या? नहीं। तो ये एक्चुअली में एक तरीके का वॉच डॉग बोल दो, या फिर इसको एक तरीके का, ये तो NGO है जो देखता रहता है, निकालता रहता है चीजों को, मतलब सजेस्टिव मेजर्स देता रहता होगा शायद। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है कॉर्नवाल कंसेंसस। सो कॉर्नवाल कंसेंसस में, हाँ, पहले तो ये बताओ वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था? वॉशिंगटन कंसेंसस तो इससे कुछ ग्रुप निकला था एक। नियो शॉर्ट लिबरलिज्म ना? में, हाँ, शॉर्ट में वो गुड गवर्नेंस को लेके था। और बेसिकली वो पॉलिसीज जो थी वो प्रिस्क्राइब करी थी डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, कि आप इन पॉलिसीज पे चलिए, जो कि बेसिकली बोल रहा था कि आपको थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, और जो प्राइवेट कर सकता है प्राइवेट को करने दो, राइट, गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन के साइड में। नियो तो लिबरलिज्म में कैसे डिफरेंस था, मतलब कैसे अलग था नियो लिबरलिज्म जो पहले चला आ रहा था उस कंसेप्ट से? 1970 का कंसेप्ट है वैसे जनरली, पहले जो चीजें चल रही थी उससे किस तरह से डिफरेंट था ये? वॉशिंगटन मतलब न्यू लिबरलिज्म, फ्री मार्केट से हाँ। ऐसा पूछ रहे हो? हाँ।
हाँ तो हाँ मतलब वही लेसर फेयर वाला, और जो एडम स्मिथ का कंसेप्ट उसको और अपर हैंड पे ले जाते हुए उनको पूरा फ्री हैंड देते हुए इंडिया के लिए भी तो यही बोला था ना। एक्चुअली में जब हमें बेल आउट पैकेज दिया गया था थोड़ा बहुत आईएमएफ के थ्रू जब 1991 में, तो हमें भी अपनी इकोनॉमी को ओपन करने की कंडीशंस के बिहाफ पे ही तो वो दिया गया था। तो वहीं से वाशिंगटन कंसेंसस की ही कंडीशंस थी जिनको फुलफिल करवाया जा रहा था आई थिंक उस टाइम। करेक्ट। नहीं तो ऐसा है नियो लिबरलिज्म में बस इतना है कि पहले जो इस प्री वॉशिंगटन कंसेंसस बोल रहे हो नियो लिबरलिज्म बोलो, उसमें ऐसा था कि मार्केट मतलब सेलर जो है वो प्राइमरी था, राइट। तो यही से ग्लोबलाइजेशन निकल रहा था, यही से इसको सबको को जाके आई प्रोवाइड थिंक है करना। ना, कीवर्ड्स में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर अप्रोच की तुलना में स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाना। मे बी पॉसिबल ये कॉन्वॉलिस कंसेंसस बन जाएगा। मतलब पहले शेयर होल्डर अप्रोच हुआ करती थी, केवल मैक्सिमम बेनिफिट के लिए लोग काम करते थे, और मे बी पॉसिबल इसका एक मतलब कि अपग्रेडेड वर्जन कॉन्वॉलिस कंसेंसस होगा आई थिंक। नहीं नहीं, कॉर्नवॉल तो थोड़ा सा ग्रीन साइड पे, इंक्लूसिव और ग्रीन के लिए हाँ तो मैं उसका। वही बोल रहा हूँ ना, स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर अप्रोच वही होती है जिसमें आप हर किसी को लेके चलते हो, जिसमें आपको जिसको सर्व करना है उसको भी आप लेके चल रहे हो, एनवायरनमेंट को भी लेके चल रहे हो, शेयर होल्डर को भी लेके चल रहे हो, लेबर को भी लेके चल रहे हो, हर किसी को लेके चलते हो। अब वो हो सकता है मतलब मतलब चलो ठीक है, ये भी ऐसा बोलना एक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, बट वो हम पहले ग्लोबलाइजेशन में कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि जनरली हाँ, अब तक क्या थी हमारी मतलब फ्री मार्केट जो इकोनॉमी रही है उसमें मतलब नहीं नहीं, ये फ्री हो गया है, मार्केट रही रिस्क नहीं, काफी नियो थी। लिबरल ही रही है, नियो लिबरल ही रही है अपनी जो मतलब नहीं वॉशिंगटन लेकिन कंसेंसस के बाद, क्योंकि नियो उसमें हम लिबरलिज्म की कंज्यूमर वजह से, को एम्पावर कर रहे हैं, ओके कंज्यूमर लेकिन प्राइमरी रह रहा है। और जो कॉर्नवाल कंसेंसस है वो थोड़ा सा अलग इस मामले में है कि यहाँ पे हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। हमने कंज्यूमर को तो एम्पावर कर दिया, अब हमें उससे रिलेटेड जो भी गवर्नेंस मैकेनिज्म है उसको वर्ल्ड के जो गोल्स है जिन पे वो अलाइन कर रहा है, पीसीए हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, क्योटो हो गया, ये सारे एग्रीमेंट्स कहीं ना कहीं निकल रहे हैं ना, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा लैक है इन सारे उसमें। तो इन सबको लाइन एंड मतलब एक तरीके से सुपरवाइज करने के लिए, एक साथ में कलेक्टिव प्लेटफॉर्म लाने के लिए, एज वेल एज जो डिसेंट्रलाइज करा था उसको डिफ्रेगमेंट होने से बचाने के लिए, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस कॉर्नवाल कंसेंसस, जो कि एक्सक्लूसिवली लुक कर रहा है कि कैसे इसको और ग्रीन और इंक्लूसिव इनिशिएटिव बना पाए। न्यू एक्चुअली में लिबरलिज्म जब को ही थोड़ा सा डिफरेंट। वॉशिंगटन कंसेंसस जब आया था तो ये सोचा गया था कि इसके थ्रू काफी ज्यादा इकोनॉमिक आगे जाएंगे, लेकिन उसके काफी डार्क साइड देखने को मिली है, लाइक जीनी कॉफिशिएंट वगैरह का बहुत ज्यादा हो जाना, और इंक्लूसिवनेस का कम हो जाना, इनकम इनक्वलिटीज वेल्थ इनक्वलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं पे उन्हीं चीजों को कम करने के लिए, जैसा आप बता रहे हो, इंक्लूसिवनेस लाने के लिए डिसीजन टूल की गई है, वो सेम ही चीज है। हाँ सही है। हाँ 2008 क्राइसिस, करेक्ट। ठीक है, क्या था जॉबलेस ग्रोथ, राइट, जो अभी भी हो रहा है। इफेक्टिव गवर्नेंस, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, तो अगला है डिजिटल बर्लिन वॉल। ठीक है, तो 1991 में एक बर्लिन वॉल गिरी थी, अब नई डिजिटल बर्लिन वॉल के बारे में बोला जा रहा है कि अब ये बिल्डअप की स्टेज में। तो ये आईएमएफ के डायरेक्टर ने नच करा है सारे मार्केट्स को और अदर मल्टीलैटरल और छोटे स्केल के ऑर्गेनाइजेशंस को, सो एज टू प्रिवेंट द कंट्रीज फ्रॉम बाल्कनाइजेशन। तो बाल्कनाइजेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने डिजिटल टैक्स को लेके कुछ पढ़ा था, थोड़ा सा कोई बता पाएगा शॉर्ट में? ग्लोबल मिनिमम टैक्स, इंडिया का डिजिटल टैक्स जिसको लेवाई भी बोल रहे थे। तो तीन चार चीजें थी, एक तो आपका देखो इक्वलाइजेशन लेवी होता है, इक्वलाइजेशन लेवी होता है, एक आपका डिजिटल टैक्स था, और एक अभी हम वर्ल्ड लेवल पे जो बात कर रहे हैं जिन चीजों की, लाइक ग्लोबल मिनिमम टैक्स की, जो G7 की कंट्री जाके बात कर रही है काफी सारी। तो इसमें यही परसेंट बोला जा कितना रहा है शायद परसेंट का, यार ग्लोबल मिनिमम टैक्स तो इन्होंने 15% के लिए रखा है ना, तो उसके लिए तो 15 या 16% रखा है। इक्वलाइजेशन लेवी जो था वो आपका एक 6% है, एक 2% है। जो आपका डिजिटल टैक्स है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट टैक्स था, वो 6% था। इक्वलाइजेशन लेवी 2% था, और मिनिमम जो टैक्स है वो 15% के आसपास की बात है, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर। ये तीनों चीजें लेकिन अलग अलग है। इक्वलाइजेशन लेवी तो कहीं ना कहीं पे जो बाहर की कंपनीज है उनके साथ डोमेस्टिक कंपनीज को बराबर रखने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड पर रखने के लिए, जो बाहर की कंपनी है काफी बार एक्सप्लोइटेशन कर लेती है ना उनके ऊपर टैक्सेशन बचने की वजह से,
तो वो तो इक्वलाइजेशन लेवी था जो बाकी कंपनी पे लगना था इंडिया के अंदर। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट टैक्स अलग था उसमें, मतलब यदि आप डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कुछ गेन कर रहे हैं तो आपको 6% देना पड़ेगा, 2 लाख से ऊपर कुछ ऐसा था। और ग्लोबल जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। उसमें तो आप वही बोल रहे हो ना, टैक्स हेवन वगैरह से बचाने के लिए जो बातें चल रही है, लाइक राइट। तो अब डिजिटल बर्लिन वॉल पे है, तो इसमें उन्होंने बोला है कि it may force poor nations to choose sides, leading to balkanization of the digital economy and the risk of 6% hit to global economic output. Right. ठीक है, अगले पे चलते हैं। सो अगला है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। किसी को आइडिया? चलो इसमें छोड़ते हैं, सबसे पहले बेसल 3 पे बात करते हैं। बेसल 3 के बारे में शॉर्ट में बता दो। तो बेसल 3 जो था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ बनाए गए हैं एक्चुअली में बैंक्स को कोलैप्स होने से बचाने के लिए। तो इसमें मतलब एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स के तौर पे लाइक एक तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है ना, और एक आपका कार कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो, कुछ नए टूल्स लाने की बात की गई है। बेसल 3 के अंदर इम्प्लीमेंट इनको किया जाएगा कुछ और बढ़ा के। तो इसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया के अंदर यदि बात की जाए स्पेसिफिकली, तो लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं और शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, उसके लिए कार का एक रेशियो रखने की बात की गई है, कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो का। 9% एंड 12% का उसका क्राइटेरिया रखा है। फिर उसके ऊपर एडिशनली प्लस 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर की बात है। इसका पूरा जो थीम है वो यही है कि जितना भी हमारा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको पूरे को कोलैप्स होने से, फ्रेजाइल सिचुएशंस के अंदर वो कोलैप्स होने से बच जाए। इसके लिए बेसिल जो नॉर्म्स है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। ये जो आपने बोला CAR वाला एडिकेसी रेशियो वाला, वो टीयर 1 कैपिटल पे होता है या टीयर 2 पे होता है? दोनों पे लगता है। डिफरेंस क्या है टीयर 1 टीयर 2 में? टीयर 1 बेसिकली प्रमोटर का पैसा है, मतलब अपन सब लोग खोलेंगे ना साथ में, तो जो स्टार्टिंग पैसा लगेगा ना वो प्रमोटर का पैसा है, तो उस वो टीयर 1 है। राइट। तो टीयर 1 को जितना लॉक इन रखोगे उतना वो लोग सीरियस रहेंगे। और टीयर 2 बेसिकली आप जो सब्सक्राइब करते हो या फिर आपका जो बोलते हैं ना पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, जब भी अपन पढ़ रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर रेशियो है। हाई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स मान लो, या जिस हिसाब से भी देखना हो, पर एक क्वालिफाइड असेट टीयर 2 कैपिटल मतलब में कुल होना मिला के ऑनर को रेस्पॉन्सिबल बनाना है, और ऑनर को कुल मिला के जो मतलब ऑनर मान लो, कुछ भी मान लो, उनका उनके थ्रू से चीजों को कंजर्व करना है, बचा के रखना है ना। उनका भी रोल होना चाहिए काफी अच्छा। चाहिए। करेक्ट। ठीक है। तो अब अपन इसमें आते हैं तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो पे। ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सिंपल सेंस में बैंक्स लॉन्ग टर्म असेट, मतलब लॉन्ग टर्म वो दे रहे हैं अपने लोन्स। ठीक है, वो तो असेट मांग के दे रहे हैं। वो असेट्स को लेके एक अभी से ही बोलते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा फंड्स अलोकेट या प्रोविजन करना स्टार्ट करो। क्यों? ताकि ये जो ड्यूरेशन है उसको भी कवर करे, और ना हो बट कुछ और भी ऊपर नीचे होता है तो उसको भी कवर करे। राइट। सो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इज अबाउट requiring banks to hold enough funding to cover the duration of their long term assets. इस पर्टिकुलर केस इसी में के वे रिगार्डिंग आरबीआई के इसी के रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन है बीच में। इसमें एक होता है लाइक इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा चलता है असेट असेट लाइबिलिटी मिसमैच वाला कंसेप्ट चलता है। इसके लिए हम एक बड़ा बैंक लाने की बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जितने भी बैंक है वो जनरली इस सिचुएशन को फेस करते हैं, असेट लाइबिलिटी मिसमैच वाली को, जिसकी वजह से आइलैंड एफएस क्राइसिस भी इंडिया के अंदर आया था। इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम पर की जो कंपनी थी उसका क्राइसिस हो गया था। क्या है असेट लाइबिलिटी मिसमैच और इंडिया क्यों फेस कर रहा है इसको? तो अकाउंटिंग में ना मतलब जब आप अकाउंटिंग करते हो तो उसमें ना बेसिकली मैच होना चाहिए असेट और लायबिलिटी। तो असेट जो आप ओन करते हो, लायबिलिटी जो आपकी देनदारी है। तो अकाउंटिंग के अंदर जो आपकी देनदारी है एंड जो आपके एसेट है वो मैच होने चाहिए। तो वही है आई थिंक। देखो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या होता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन इंडिया के अंदर जनरली जो हमारे बैंक लैंड करते हैं, जैसे हमें यदि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लैंड करना है तो वो लैंडिंग होती है 20-20, 25-25 साल के लिए। और एक्चुअली में हमारे यहाँ पे जो डिपॉजिट होते हैं लाइक सेविंग बैंक अकाउंट के डिपॉजिट वगैरह वगैरह, जहाँ से बैंक पैसा अचीव करता है, वो मैक्स टू मैक्स 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के। तो इस तरह से जो ये तो जो डिपॉजिट हो रहे हैं वो तो लाइबिलिटी है बैंक के ऊपर, जो कि केवल 5 साल, 7 साल, 8 साल में लोग वापस ले लेते हैं। और जो असेट के लिए पैसा दे रहे हैं, मतलब असेट क्रिएशन के लिए, वो 25 ईयर्स के लिए जाता है, 20 ईयर्स के लिए जाता है। तो काफी बार उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है बैंकों को। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे बात कोशिश की जा रही है कि बड़ा बैंक एक लाया जाए, है ना, लाइक दैट। तो समझ पा रहे हो आप, मैं बता रहा हूँ। सही। सो ये अभी हमने नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो पढ़ा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक इंस्ट्रूमेंट है बेसल 3 नॉर्म्स के अंडर, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो उसका नाम किसी को याद है?
सो ये एड ऑन कर लो कि दो टाइप के फंड बनाए गए थे बेसल 3 के अंदर, या दो टाइप के लिक्विडिटी रेशियो बनाए गए थे। तो लिक्विडिटी जैसा अभी डिस्कस किया कि वो पैसे होना चाहिए आपके पास लिक्विड जो है वो उस सेंस में, मतलब लिक्विड इन द सेंस जो हाईली मोबाइल जो मनी होता है वो। सो वो आपके पास सर्टेन अमाउंट तक होना चाहिए। तो उसमें पहला था LCR, विच वॉज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए था। ठीक है, कि जैसे अचानक से बहुत ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट पड़ गई मार्केट के अंदर, जैसे होली दिवाली होता है तो मोस्टली कैश चलता है इन सीजन के अंदर। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा लोग कैश विड्रॉ करने आएंगे, तो आपके पास इस समय पर लिक्विड एसेट होना चाहिए ताकि आप उन नीड्स को कवर अप कर सको। ठीक है, और दूसरी तरफ ये नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो था, ये लॉन्ग टर्म के लिए था। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के आप ऐसा एक स्टेबल फंड मैनेज करो कि अगर कभी ऐसा बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कैश की तो आप उसको फुलफिल कर सको। ठीक है, तो ये उसी सेंस में था। एंड ये NSFR जो है वो 1 साल के पर्सपेक्टिव से था, और जो LCR था वो 30 डेज के पर्सपेक्टिव से था। ठीक है, तो ये दोनों बेसल 3 के अंदर ये कवरेज रेशियोज थे, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो ये चीज याद रखना। बाकी आई एम नॉट श्योर कि ये इफेक्ट में आया था कि नहीं आया था, कोई एक बार कंफर्म कर देना, क्योंकि कोविड के अंदर बार बार RBI ने ये चीज चेंज करता रहा था कि हम लोग पहले इम्प्लीमेंट करने वाले थे लेकिन फिर कोविड आ गया तो फिर आगे खिसका दिया उसको। एक बार कोई कंफर्म कर देना कि ये लागू हो गया था कि नहीं हो गया था। नहीं वो पास हो गया, लागू नहीं हुआ। जैसे वो NARCL है ना अपना बैड बैंक, वो भी पास हो गया, मतलब होना तो हाँ, चाहिए बट अभी तक हुआ नहीं है। तो इस केस अच्छा में अच्छा। अपन बोलेंगे कि RBI ने पास कर दिया है बट हुआ नहीं बस। नहीं, लेकिन ये कह रहा ना कम इनटू इफेक्ट, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो ये शायद इफेक्ट में आया है कि नहीं आया है, वो आई थिंक उस पर कोई कंफर्मिटी नहीं है, तो एक बार बता, चेक करके बता देना। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, लॉन्गेटिविटी फाइनेंस। तो इसके बारे में कोई बता सकता है? हाँ, तो लॉन्गेविटी मतलब कि एक लंबे समय तक का फाइनेंस हो गया। तो ये जो है हमारा या ग्लोबल जो है, ग्लोबल लेवल पे जो सिल्वर जनरेशन है, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, स्पेसिफिकली अबाउट 60 years एंड ओल्डर, तो उनका जो उनसे रिलेटेड एक इकोसिस्टम बनेगा या उनसे रिलेटेड एक इकोनॉमी बनेगी। ठीक है, तो उनका जो स्पेंडिंग पावर होगा वो काफी हाई होगा। तो उस पॉइंट पे हमें बहुत सारे डेवलपमेंट करने पड़ेंगे मेडिकल साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ताकि उनका जो लाइफ स्पैन है उसको हम लोग एक्सपैंड कर सके या उसको एनलॉन्गन कर सके। ठीक है, सो उसके लिए लॉन्गेटिविटी फाइनेंस है। और इंडिया में जो IFSCA है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, उसने ये एक कमेटी फॉर्म करी थी जो कि इसके ऊपर एक अप्रोच दे के हम ये कैसे लॉन्गेटिविटी फाइनेंस हब जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट था एक्सटर्नल सेक्टर पे लिबोर। तो ये क्या होता है, लिबोर क्या होता है, व्हाट इज लिबोर? अब तो हटा दिया, अब क्यों पढ़ना। पता तो होना ही चाहिए ना, हटाया तो क्यों हटाया। ठीक है, लिबोर मतलब जो बैंक ट्रेड करते हैं, बेसिकली लंदन साइड को रखा है कि लंदन में जो भी ग्लोबल बैंक्स एक दूसरे को लेंड करते हैं तो उसका जो रेट है दैट इज योर लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, जैसे लिखा है लिबोर रेट। हम्म, राइट। हाँ, मतलब वो जैसे हमने बैंक रेट मतलब पढ़ते हैं ना कि आपस में बैंक एक दूसरे को लेंड करे, तो उसी सेंस में एक ग्लोबल लेवल एक बेंचमार्क है जिसको इंडिया में अभी तक बैंक अडॉप्ट कर रहे थे। तो उससे अब वो बोला कि उसको फेज आउट करो, एंड और भी जो वाइडर एक्सेप्टेड रेफरेंस रेट है उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो उसमें ये नाम देख लेना, जैसे सेरोन नाम है तो वो स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट है, एओनिया जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंटर बैंक ओवरनाइट कैश रेट है। तो ये टर्म्स भी पता होने चाहिए कि डायरेक्टली ऐसा पूछ लेगा लिबोर, सेरोन, एओनिया ये सब क्या है, वो सब इंटर बैंक रेट्स हैं। ठीक है, बेंचमार्क रेट्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल्स। सो अभी हमने देखा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट एक प्रोविजन जुड़ने वाला है। ठीक है, सो उसी के पर्सपेक्टिव से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल जो है उसको
प्रमोट कर, मतलब उसको लॉन्च किया टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को टारगेट करने के लिए हमने ये पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। और इंडिया की रैंक with 163rd rank of India on enforcing contract and parameters in 2019 ease of doing business report portal will work to improve providing information pertaining to legislative and policy reform, commercial cases and dedicated commercial code, providing access to repository of commercial laws for ready references, ठीक है। So ये डिपार्टमेंट ऑफ ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर होगा ये पोर्टल, ट्रू और फॉल्स। तो ये ऑडियो आ रहा है ना सबको? बता दो यार। हेलो, कुछ ऑडियो में दिक्कत है क्या? आ रहा है, ऑडियो आ रहा है। अच्छा, हाँ तो ये ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उसी के अंडर है, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट देख लो, अमेरिका कॉम्पीट्स एक्ट। तो ये एक अभी बाइडेन के अंडर आया था, तो ये एक्ट इम्पोर्टेंट है। सो अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो ट्रम्प के टाइम अमेरिका फर्स्ट वाला जो पॉलिसी फॉलो कर रहा था, तो ये बाइडेन का थोड़ा पर्सपेक्टिव है उसी लाइंस के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट है एंड थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल लगता है उस सेंस में, ठीक है। कि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करे, जैसे हमारा मेक इन इंडिया, तो वैसा ही इन्होंने भी लॉन्च किया, ठीक है। सो इट प्रोसीजर्स फॉर फॉरेन नेशनल विद ओनरशिप इंटरेस्ट इन स्टार्टअप एंटिटी टू सेल्फ petition for classification as W1 non-immigrant, ठीक है। It is expected to open more opportunity for Indian talent and for skilled workers, ठीक है। सो हम H1B1 वीजा पढ़ते थे कि वो मिलता था इंडियन टेकीज को और वो जाके यूएस में काम करके आ जाते थे, ठीक है। ट्रम्प के अंडर ये बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइज करने लग गए थे और बहुत सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने लग गई थी, बट ये अमेरिका कम्पीट्स एक्ट में इंडियंस को और ज्यादा चांस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स कौन से इंस्टीट्यूशन के अंडर हम पढ़ते हैं? सो इट्स IMF, जिसके अंडर ये होता है। एंड 5 करेंसीज का ये अमेलगमेशन होता है, मतलब एक वेटेड हम कह सकते हैं रेशियो रहता है इन करेंसीज का। सो US डॉलर रहता है, उसमें यूरो रहता है, चाइनीज रेनमिनबी रहता है, जापानीज युआन रहता है एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो ये 5 करेंसीज का एक तरीके से वो कंबाइंड वैल्यूएशन होता है, और अपने आप में कोई करेंसी नहीं है, ना कोई क्लेम है IMF के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमारा जो फॉरेक्स होता है उसके अंदर हम ये SDRs भी रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये वाला पॉइंट जो है लास्ट वाला, इंपॉर्टेंट है कि कोई करेंसी नहीं है, ना कोई क्लेम है, बट हाँ ये इसकी अपनी एक मॉनिटरी वैल्यू जरूर है। So it has a potential on the freely usable currency of IMF members. SDR can be exchanged for these currencies, ठीक है। तो आप SDR देखिए, इनमें से कोई भी करेंसी ले सकते हो। एंड वोटिंग पावर ऑफ IMF कंट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कोटास, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोटा IMF में US का है, ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 16%। तो वो चीज याद रखना। फिर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम है। सो ये UNDP का एक प्रोग्राम है प्लस OECD का। सो विजन क्या है? हम लोग शेयर करें टैक्स ऑडिट नॉलेज एंड स्किल्स विद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो TIWB प्रोग्राम्स कैन इंक्लूड प्री ऑडिट रिस्क असेसमेंट, इन्वेस्टिगेटरी टेक्निक्स, ऑडिट्स वगैरह। तो ये सब हम लोग शेयर करेंगे। एंड TIWB does not cover assistance related to customs matter nor is concerned with providing policy support, advice on legislative changes. So this program is flexible and tailored to a country specific need, ठीक है। सो टैक्स ऑडिट नॉलेज है वो हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांसफर करेंगे, UNDP और OECD जो ऑर्गेनाइजेशन है मिलके। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, याद रखना कौन कौन इसको हेड कर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 5 से पेज नंबर 51 से लेकर पेज नंबर 71 तक हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए एंड करते हैं, 9:30 वाला जो सेशन है उसमें मिलते हैं, ठीक है गाइस। Thank you. Bye-bye.